Adab, good evening. Thank you so much for your time. I know the weather was playing quite truant today, very mischievous weather, but yet you all have taken out time for this wonderful session जो मेरे दिल के बहुत करीब है. एक तो इसलिए बिकॉज खाने की बात है और खाना भी सिर्फ अवध का ही खाना नहीं, लेकिन क्योंकि राब्ता बहुत गहरा है लखनऊ और कलकत्ता का, इसके खाने का, तहजीब का, बहुत से इसके पहलू हैं. सो दैट्स वाई वी आर हियर टू डिस्कस दैट. And without much ado, let me just throw open one simple thing to all of you. Let it be a very interactive session, first of all. कितने लखनऊ वाले यहाँ पे मौजूद हैं जिनको लखनऊ के सिवा कहीं और का पुलाव, जिसे सो कॉल्ड बिरयानी कहते हैं, नहीं समझ में आता? So yes, तो लखनऊ वाले मतलब they are very finicky about the पुलाव. But शुरू क्यों नहीं किया जाए पुलाव की ही बात से? मंजिला तापा, आप कलकत्ता में और यहाँ से जब वाजिद अली शाह साहब को जो है एक तरह से कहते हैं जिला वतन ही किया गया व्हेन ही वाज सेंट टू एग्जाइल, तो बहुत से मतलब टेस्ट तो वही है लेकिन कुछ चीज़ें उसमें जुड़ी. एंड सबसे बड़ी एक बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ जुड़ी, वो है आलू, जो लखनऊ वालों को अभी भी शायद थोड़ा सा नागवार गुजरता है लेकिन कलकत्ता वालों को अच्छा लगता है. व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड दैट? बिकॉज देयर आर टू स्टोरीज. Why don't you tell? Many people say that he was pensioned off and there was lack of resources, इतना ज़्यादा नहीं थी. But you have a different take on it. Yes. Thank you so much, Sarah. Adab, everyone. I would like to take this opportunity firstly to congratulate Madhavi Kukreja and team and the team of Mahindra Sanatkada for picking up a theme which is so close to everyone's heart in Lucknow and Calcutta, but no one ever took the initiative of bringing it up on surface. So this is a very good opportunity and I'm very privileged to be here today because all these years that I have been working in Kolkata, I've been talking about Lucknow ka khana, Lucknow ka khana, Lucknow ka khana. Ab Lucknow mein mujhe Kolkata ke khane ki pehchan mili hai. That's the irony of the whole thing. But coming back to your question, Sarah, जो पुलाव और बिरयानी का एक डिबेट है वो तो हमेशा का है, चल रहा है, उसको हम भी अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो कोई बिरयानी को पुलाव कहता है, इदरीस के पास भी आप जाइए तो वो कहते हैं हम तो इसे पुलाव कहते हैं लेकिन उन्होंने लिख के रखा है बिरयानी. So that is the irony of that when he is saying something and writing something else. वो एक कहानी तो अलग है. और हमको लगता है कि जो पुलाव लखनऊ का बहुत मशहूर है, तरह तरह के पुलाव हैं जो हम लोग को कहने की ज़रूरत नहीं है. मटर पुलाव, यखनी पुलाव, तहरी पुलाव और भी बहुत सारे पुलाव हैं जो हम रोज़ाना की ज़िंदगी में खाते हैं. लेकिन जब ख़ास पुलाव की बात आती है तो हम बिरयानी पे उतर आते हैं, क्योंकि शादी में जब हम खा रहे हैं तो हम पुलाव नहीं खा रहे हैं. कलकत्ते में कम से कम हम वहाँ बिरयानी खा रहे हैं. पुलाव इज़ थोड़ा inferior to biryani in Calcutta. तो जो आलू की कहानी है उसके दो तरह के वर्जन्स हैं जो फ्लोट होते रहते हैं हर तरफ. कुछ लोग हैं जिनको ज़्यादा अकल नहीं है या इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो वाजिद अली शाह के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, तो वो ये कहते हैं कि he couldn't afford meat in the biryani. So he introduced aloo. Firstly, you can't say this about a king like Wajid Ali Shah. He is not cooking in the kitchen, firstly. He is also not bothered कितना खाना पक रहा है. ठीक है, खाने के शौकीन ज़रूर थे लेकिन खाने में इस तरह इन्वॉल्व नहीं थे. वो एक ऐसे बादशाह थे जो लखनऊ से जाके लखनऊ कलकत्ते में मटिया बुर्ज में लखनऊ की याद में एक और लखनऊ कायम करने की कोशिश कर रहे थे. आप ऐसे बादशाह से उम्मीद कर रहे हैं कि वो कहें कि हमारी रियाया को एक मटन कम दो या एक गोश्त का टुकड़ा कम दो और उन्हें आलू दो उसकी जगह. दैट इज़ एब्सोल्युटली रबिश, यू नो. दूसरी चीज़ जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है सुनने में, समझने में प्रैक्टिकली, वो ये कि अवध के किचन्स में तो एक्सपेरिमेंट्स होते रहते थे. तरह तरह के लोग किचन में हायर किए जाते थे जो नया कुछ खाना बनाएं या नया इनोवेशन करें.
तो जब लखनऊ से कलकत्ते उनका बावर्ची खाना शिफ्ट हुआ, लखनऊ में उनके काफ़ी बावर्ची खाने थे, क्योंकि उनकी कुछ वाइफ्स के थे, उनकी वालिदा के थे, उनके मामू के, चचा के, इन सब के बावर्ची खानों से खाना आया करता था। लेकिन कलकत्ते में तो वो था नहीं, एक किचन था। तो शायद हमें लगता है ऐसा कि एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आलू को ऐड किया गया बिरयानी में। जी, I even heard that you said that maybe that time it was being imported, it was not a very Yes, I'm coming to that. जी जी जी. So aloo was a new vegetable in the market. It was exotic, and it was very costly. It was imported, so it was being afforded by the aristocrats of Calcutta, or in the royal kitchen. तो जो लोग ये भी कह रहे हैं कि आलू को अगर वो इवैल्यूएट कर रहे हैं मटन के कॉस्ट से, तब भी वो वहाँ पे फेल हो जा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त एक्चुअली आलू महंगा था गोश्त से ज़्यादा। तो आपकी वो थ्योरी तो यूं ही फेल हो रही है, और सेकंड टाइम ऐसे भी फेल हो जा रही है कि वो ऐड नहीं करते थे। तो उसको ऐड किया गया एज एन एक्जॉटिक वेजिटेबल इन द बिरयानी, एंड इट क्लिक्ड. इट वॉज लाइक बाय द किंग परहैप्स, एंड देन इट कंटिन्यूड. बाबा हमेशा कहते थे कि जब वाजिद अली शाह का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद मटिया बुर्ज से जितने बावर्ची और खानसामा वगैरह थे वो शहर की तरफ आए, यानी कलकत्ते की तरफ। मटिया बुर्ज थोड़ा अलग इलाका है, तो उस तरह से वो खाना कलकत्ते शहर में फैला। जी. Sophia Appa, now I have a question for you. You have translated this wonderful book, The Classic Cuisines of Lucknow by Mirza Jafar Hussain, and उसमें ऐसी कुछ डिशेस के नाम हैं जो आज शायद लोग सुनते भी नहीं हैं. मुतंजन तक तो शायद सुने हो, लेकिन पता नहीं कितनों ने खाया है नहीं. सो हाउ वॉज योर जर्नी लाइक, और ख़ास तौर से फूड इज़ ऑल अबाउट मेमोरी. आई विल कम टू दैट टू राजीव सर कि क्यों मेरी माँ के हाथ की आलू की सब्ज़ी आपकी माँ के हाथ के आलू की सब्ज़ी से अलग टेस्ट करती है. सो व्हाट डू यू फील कि लखनऊ या जो ख़ास तौर से अवध के दस्तरखान में जो खाने हुआ करते थे वो क्यों इतने मुख्तलिफ थे, और क्यों लोग उसके पैमाने पे आज तक नहीं पहुँच पाए हैं? एक तो वो आसानी से पक भी नहीं सकते थे, जैसे पुलाव शीश रंगा एक जी. बना जो जिसके बारे में इन्होंने लिखा है कि 6 रंग का राइट जी. और दूसरा वो रोटी जो एक मन की बनती थी बेहद घी डाल के, उसमें उसको गूंदना ही आटे को बहुत मुश्किल था, और फिर उसके बाद वो बहुत तोड़ के लोग इस्तेमाल करते थे। तो ये सब चीज़ें बनाना भी बहुत मुश्किल था, और उसको लोग ज़ाहिर पसंद करते होंगे, इतना मेवा और इतनी हर चीज़ पड़ी होती थी, लेकिन फिर वो कंटिन्यू नहीं हो सकी। जैसे हर चीज़ और लोगों ने नकल की, कैसे भी की, लेकिन ये चीज़ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वो नहीं कर पाए। It was a very elaborate affair. And very exotic. Right. Dishes with extravagant use of dry fruit. जी. वो कोफ्ता मोरलाई अजमी भी एक था जो बनता था। तो ये सब हमें लगता है कि जो इनके बनाने वाले थे वो इतने वो हो गए थे, परफेक्ट हो गए थे कि बना लेते थे। फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वो बनाना मुश्किल हुआ, उसकी वजह से फैसिलिटीज़ नहीं रही होंगी उनके पास। जी. राजीव सर, द क्वेश्चन, क्यों मेरे माँ की आलू की सब्जी हाथ की बनी हुई अलग होती है? We'll come to that. All right, we'll come to that later. I think how wonderful. Here's a foodie. Right. Who, well, first of all, thank you for getting me here. Whoever is responsible, including you, and what a enlightened panel. And I'm the only one who's forbidden to eat, but not forbidden to see. Being an artist, I think my interest lies essentially in the aesthetics of taste. Yes, yeah. What is it that truly defines taste? And how is it that in spite of the fact that my mother cooked gobi matar and so does yours,
And in today's time, we may have landed up buying the vegetables on the same set of stores, using almost the same set of spices. But what is it that truly makes my mother's gobi matar so different from yours? I'm sure that there is something extremely serious to it. Absolutely. Let's try and discover, because that's where art lies. Absolutely. That's the andaz, the proportion. And you stop me, because I may just go on. I may not give them time. In fact, this brings us to a couple of issues. And first time in my life, I've noted my points, because I didn't want to miss out. Right. The physicality of taste, the essence and the subliminal quality of taste, है ना, आत्म शांति, आत्मा को शांति, है ना, खाया तो पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा, नियत नहीं भरती. नियत नहीं भरी. But what is this? What is it? कि थोड़ा सा खाया लेकिन नियत भर गई. आज भी मैंने खाया, समोसा खाया, मन भर गया. मन भर गया. है ना? So it's this essence of taste, and where does it come from? And let me go back to our Shastras, because being an artist, and being a modern artist, I always feel that tradition lies at the base of modernity. Absolutely. However, transformation may Absolutely. take place, like recipes, the way they have been passed on from. There's this wonderful word called rasa, the experience. Bhava vibhava anubhava vyabhichari sanyogat ras nishpatti. It is this rasa, it's that experiential aspect of rasa that derives from food and derives from so many other things, 64 art forms. Wow. And I was going to say, well, in Japan they say, my wife is Japanese and I'm married to a Japanese, you eat through your eyes. Yeah. It's the visual impact, the way it is served, the way it is articulated, with the way ingredients and elements are synthesized. Is this not what happens in cooking? Absolutely. Absolutely. The proportion, the matra, the Andaz. amalgamation. Yeah. That brings about. So it is that innate sense that each mother carries with her as part of her tradition, as part of her growing up, Absolutely. as part of the inheritance that you carry. Yeah. That you carry. By the way, I'm very close to the Kidwai family in Delhi. Anwar Jamal Kidwai and downwards. So, it's that Yeah. that truly defines taste, and that's what art is. Yeah. If you allow me, I would like to tell a small little story. Okay. It's a long story, but I'll try and cut it short. Here was this king, because we're talking about kings, who wanted to learn music, who called the best musician. Musician arrived and said, "Sire, you want to learn music?" He said, "Yeah, I want to learn music because I think if I understand music, or the spirit of music, perhaps my administrative abilities will become better." I remember that story. You Yes. remember the Yeah. story? Yes. Many of those stories may come up if you have the time. But sire, how can you understand music if you don't understand rhythm? So learn. Dance first. So he called the best dancer. The best dancer arrived and he said, "Sire, but it's so true, you've got some wonderful set of teachers. But sire, if you don't understand form, how will you understand the concept of rhythm and in turn the concept of music?" In this way, this story transforms 64 art forms, including the culinary arts, including the various other art forms that we have. And I would love to, but I wouldn't, in the paucity of time, to come back to. So the point that I wish to make is taste can evolve only through a holistic understanding of it. Absolutely. It is the Absolutely. totality of the essence of amalgamation
that brings about taste. I think I'll leave it here. Thank you. In fact, will continue from that. My question would be to Manzila Thapa. Not question, but I want you to share with us because Manzila Thapa runs this amazing, now it's a home dining restaurant. And she started very small. She was doing customized orders. But aaj tak, you won't believe, she is here and her restaurant is closed. Why? Because she still is the one who cooks. So again, it's rooted in tradition. So if you could just throw that light, because you are carrying the memories, you cannot train those, give those memories to your cooks that you would be training. Absolutely. And I would never want to, hand it down to any regular daily labor who's coming to work in my kitchen for a week or for a month or for a few months and then leave. Right. So this is something which is so precious and so close to my heart. I've learned it from my mother. And when I was learning from her, there was no mobile also. I'm talking about the time when I was in Aligarh with my father. So, and I was alone with my father. I used to cook khichdi and dal chawal with aloo ka bhurta. Jo bhi I could make, a 10, 11-year-old girl, whatever she could make, that I could do. If Baba wanted to have shami kebab, I will write in a postcard to Amma कि शामी कबाब कैसे बनाना है. वो जब लिख के भेजेंगी उसमें आते जाते 15-20 दिन लग जाएं. तो इस तरह से हमने खाना पकाना सीखा खुद. जी. तो इस तरह की चीज़ जब हमारी शादी के बाद हमने खाना पकाया, कुछ ज़रूरत पड़ी, तब तक लैंडलाइन फ़ोन था, तो फ़ोन करके अम्मा को पूछा कि अम्मा पसंदे में ये कितना जायफल या जावित्री की मिकदार कितनी कम होगी या ज़्यादा होगी. तो ये चीज़ हम अभी भी मिस करते हैं. जी. कभी हम पकाते हैं कोई चीज़ में कहीं जाके अटक जाते हैं तो हम सोचते हैं अब किससे पूछें. बिल्कुल. क्योंकि आई हैव लर्नड इट फ्रॉम द पर्सन आई थॉट वाज परफेक्ट. राइट. एंड व्हेन शी used to taste my food, she used to tell me क्या नीचे है, क्या ऊपर है, क्या कम है, क्या ज़्यादा है. और वो सब अंदाज से होता था. वो सब अंदाज से. आज तक हम अंदाज से ही करते हैं. जी. कोई हमसे कहे कि कैन यू प्लीज राइट डाउन द रेसिपी, आई एम सॉरी आई कांट, आई हैवंट मेजर्ड. सो एक इंसिडेंट हम बहुत पर्सनल इंसिडेंट हम आपसे शेयर करना चाहेंगे आज इसी सिलसिले में. वो अम्मा का बहुत आखिरी वक्त था, कुछ 2-4 महीने पहले उनके इंतकाल से. तो हमने अम्मा से कहा, उनका खाना पीना पूरा छूट गया था, तो हमने कहा अम्मा आप पसंदा खाइएगा. तो कहने लगी कि हाँ बनाओ. आई वेंट टू माई किचन. शाम को फिर हम बना के लेके आए. दैट द रिएक्शन आफ्टर टेस्टिंग दैट, because that was probably the last reaction that I have registered in my eyes and in my heart, कि कितना अच्छा तुमने बनाया है ये, कैसे बनाया तुमने इतना अच्छा. बिकॉज तब तक उनकी मेमोरी जा रही थी. लेकिन उन्होंने जो बात फिर कही कि इससे तो हमें हमारा बचपन याद आ गया. this emotion I can never explain to you all. But this is the best compliment that I could ask for. Coming from my mother who passed away at the age of 86, and she's saying I reminded her of her childhood. Wow. Nothing could be better than that. Absolutely. तो ये चीज़ हम किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं. जी. I cannot teach this to anyone because I have learnt it directly from Amma. Right. Sophia आपा, एक चीज़ का जिक्र हुआ, you eat through your eyes. और मेरे ख्याल से लखनऊ वालों के लिए तो बहुत मशहूर ही है कि हम लोग जो है पहले आँखों से चखते हैं, फिर नाक से चखते हैं, उसके बाद ज़बान से चखते हैं. So in your book also you have written this, the aromas and क्योंकि अवधी खाना is all about these aromas. तो वो एक अगर आप एस्पेक्ट बताएं कि जो अवधी खाने में इतना खुशबू का ऊपर क्यों एम्फेसिस है? खुशबू भी बिल्कुल सही चीज़ों की. जी. वो ये कि कोई चीज़ ज़्यादा भी हो जाए तो फिर उसका मज़ा ही ख़राब हो जाता है. राइट. अंदाज. या. और वो जैसे कि हम भी बिल्कुल ना पकाना आता है खाना आता है जी. लेकिन रंग नहीं देखेंगे अच्छा या खुशबू नहीं तो हम देख के समझ 10 बार कहेंगे कि ये इसमें ना खुशबू है ना रंग है, ये कैसा आज पकाया है. पकाना तो है नहीं लेकिन
एतराज़ तो ज़रूर इन्हीं बातों पे कर लेते हैं। जी जी जी। अब छोटी सी बात है, वैसे तो बहुत लजीज खाना बाहर भी मिल रहा है, लेकिन हमारे दोस्त तारिक शायद यहाँ बैठे हैं, तो जब चने की दाल का हलवा आया तो यूजली चने की दाल का हलवा लाइट ब्राउन होता है, तो जो यहाँ आया वो डार्क ब्राउन था, चॉकलेटी। तो तारिक कहते हैं कि अगर चने की दाल का हलवा थोड़ा जल जाए, क्या उसे जलवा कहा जा सकता है? So even just the sight of it, if you can see that the color has changed, so you already know how it will taste, you know. और now coming back to you again, Rajiv sir, कि जो आप कह रहे हैं proportion, Do you have time that I can elaborate? we have 20 minutes, but that's yeah. Obviously, obviously. Okay, I'll try and be as precise as possible. जी. You see, there is this wonderful shloka again, because I said I like to amalgamate, है ना, गंगा जमनी culture नहीं, अंग्रेजों को भी, Western aesthetics as well. You see, this shloka goes as every single work of art needs to be endowed with these 6 fundamental qualities. Because culinary arts is a work of art. Absolutely. It's not limited to Pak Shastra. Pak Shastra is also a Shastra. So, Rupa Bheda Pramanani Bhava Lavanya Yojanam Sadrishya Varnika Bhange Iti Chitram Shadangakam. What does it imply? It's a very holistic way of saying that every single work of art needs to be endowed with 6 fundamental points of understanding. Rupa Bheda is variety of form. रूप. जिसको variety of form नहीं समझ में आई, वो taste को कैसे imagine कर पाए? So at the end, people वही जानता वक्त कि जिसने चाखा है. जिसको अंदाज है कि क्या taste create करना है, वो उसी हिसाब से उसके रूप के भेद का चयन करेगा. उसको the selection would be appropriate. रूप भेद प्रमाण, मापदंड, proportion. देसी घी में पकी हुई चीज़ बहुत स्वादिष्ट होती है का मतलब नहीं है 1.5 लीटर डाल दिया जाए. प्रमाणानि भाव, content with passion, with which, what should I say, what desire is it being cooked? That is most important. रूप भेद प्रमाणानि bhav, content, lavanya, embellishment. You embellish afterwards. Unfortunately, आजकल embellishment पहले आता है और taste बाद में जाता है. And it applies to so many. Lavanya yojanam, the assimilation of all this. Yojanam sadrishya. Now, it means likeness. Likeness to what? Likeness to what you perceive it to be. What you imagine it to be. Okay. What you had imagined when you cooked pasanda to be able to serve it to your mother, so that her indriya and her inner satisfaction comes to a point when you feel completely elated, and so does she. Am I right? Absolutely, Yeah. absolutely. Sadrishya varnika bhang. Appropriate usage of the medium. Iti chitram shadangakam. Every single work of art needs to be endowed with these 6 fundamental qualities to be called a work of art. And therefore, I say, you eat through your eyes Absolutely. in a much more total fashion. Can we please give a big hand on those 6? That's very, very enlightening. मंजिला ताबा, अब जो हम ये जायके का सफ़र की बात कर रहे हैं, वी ऑल नो कि यहाँ से खानसामे गए कलकत्ता, जब मटिया बुर्ज गए वाजिद अली शाह, डिड दे टीच द नेटिव बंगाली कुक्स और दे एज यू सेड कि वो लेगेसी अपनी ही आल वालों को ही उन्होंने कैरी फॉरवर्ड करी? नहीं, अपने ही आल वालों को उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया, क्योंकि उसके बाद जब जैसे बताया हमने कि वो शहर की तरफ आए और उन्होंने अपने छोटे छोटे अपने बिज़नेस के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए जो भी बिज़नेस स्टार्ट किया है होटल का, खाना पकाने का, वो आज तक
उनकी जनरेशन्स बना रही हैं। तो कलकत्ता के जो क्लासिक होटल्स हैं जैसे अमीनिया है, निज़ाम है, शिराज है, ये खुद कहते हैं कि ये हमारी जनरेशन्स हैं, ये वाजिद अली शाह के किचन में खाना पका चुके हैं ये लोग। Is even Arsalan one of them? अरसलान में इसलिए मैंने नाम नहीं लिया अच्छा, राइट, ओके, क्योंकि हाँ, बहुत फेमस फेमस बहुत है, जी। अच्छा भी बहुत है, जी। लेकिन उनकी हिस्ट्री हमें उतनी पता नहीं है। अच्छा, लेकिन रॉयल इंडिया है, अमीनिया है, निज़ाम है, शिराज है, इनके सारे पुरखे जो थे वो सब आ रहे हैं, आज तक वही लोग कर रहे हैं। जी। मंजिला आपा, when we were talking before the session, I remember when I told you about my connection to Murshidabad, you said कि तब तो आपको रिज़ाला का ज़रूर पता है। If you could just tell even the people over here, everyone is interested कि रिज़ाला और फिर अवध ने रिज़ाला को क्या दिया या रिज़ाला ने अवध के खानों में क्या लिया? हाँ, तो हमको जब यहाँ पे होम शेफ्स फूड फेस्टिवल के लिए पूछा गया कि आप क्या पकाइएगा यहाँ, तो हमने जो नाम लिया उन्होंने कहा वो पका रही हैं, वो पका रही हैं। हमने कहा तो फिर हम क्या पकाएं? तो हमारे दिमाग में आया रिज़ाला। तो हमने कहा कि रिज़ाला हम पकाते हैं, क्योंकि रिज़ाला तो लखनऊ का खास नहीं है, जी जी तो लेकिन है अवधी, कलकत्ता अवधी में जी। वो इंक्लूडेड है। और जहाँ तक माना जाता है ये बंगाली मुस्लिम्स का खाना है। जैसे हम लोग का यहाँ लखनऊ का कौरमा होता है, जी। ये वहाँ का कौरमा था। अच्छा। उसको 18 सेंचुरीज में जैसे पास डाउन होता गया, उसमें भी कुछ चेंजेस आते गए। तो सुनते हैं कि काजू और हरी मिर्च को पीस के ज़्यादा क्वांटिटी में मिलाया तो उसमें वाइटनेस आ गई। फिर उसमें बहुत ज़्यादा दूध और खसखस भी मिलाया गया। करते करते जो आपने सूफिया आपा आपने जो खाया उस दिन, और नूर आपा को भी तो बहुत पसंद आया। नूर आपा बिजी हैं, मेरा रिज़ाला उस दिन उनको बहुत पसंद आया, सभी को बहुत पसंद आया। तो ये एवोल्यूशन है मेरे ख्याल से एक बंगाली मुस्लिम डिश का, जिसने जो अवधी किचन, वाजिद अली शाह के किचन में जो कुछ बदलाव आया था, उसमें इस तरह की चीज़ें ऐड की गई थी, खसखस और काजू वगैरह। एंड इज़ इट ट्रू मंजिला तापा कि बहुत से, क्योंकि चीज़ें मशहूर भी कर दी जाती हैं, उसमें कितनी सच है कितनी हेयरसेज हैं, इज़ इट ट्रू दैट बिकॉज वी ऑल नो दैट बेसन का, चने की दाल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो जब उनको एग्जाइल पे भेजा गया एंड ही वॉज पेंशनड ऑफ, तो उनके खानसामों से जब पूछा गया कि भाई कौन सा वो अनाज है, बिकॉज ही वांटेड लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वैरायटी ऑफ अनाज, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने चने की दाल ही लिखवाई थी कि सो मैनी डिशेज, बी डिज़र्ट्स, बी द कबाब्स, एवरीवेयर द यूजेज ऑफ चना एंड बेसन। इज इट ट्रू? No, I don't know. I haven't come across this. ओके, No, बट मैंने चने की दाल होती बहुत ज़्यादा हाँ, वो तो है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है हर चीज़ में। ऑलमोस्ट किसी ना किसी फॉर्म में चने का यूज़ होता ही है। कबाबों में कहिए, पसंदे में कहिए, नहारी में भी बहुत लोग आटे के साथ थोड़ा बेसन मिला के डालते हैं गाढ़ा करने के लिए। तो इस्तेमाल तो बहुत होता है चने की दाल का और चने का। जी जी। Sophia Appa, in your book that you have mentioned some very exotic dishes that many people have probably not even heard of. While you were translating that book, was there any one dish that you felt like कि काश ये हम खा सकते और आज नहीं मिलती? In your memory? I don't think so. I mean, ये जो थी शीश If रंगा, you can speak in the mic. शीश रंगा for instance, जी. this fascinated me greatly. Right. But I knew I would be the last person to make it, and okay. I'm sure nobody else could. So sheesh ranga, 6 colored rice. Colored rice. So if you can just, because I would be enlightened as well, what are those 6 colors? I mean, there's saffron, Right. there's white, there was like apple, and there were some fruits, so it had 6 layers. Oh, okay. So that's why it was called 6 layers. Sheesh ranga. sheesh ranga. My Nanihal is Itawa. My Dadihal is also Itawa. And I remember this cousin of mine going for his wedding to a place called Ganj Dundwara. I'm sure radio में आप लोगों ने बहुत सारा बचपन में सुना, गंज डुंडवारा। छोटी सी कस्बा था, गन्ने का रिच, बड़े they were big people of that time. पूरा शहर was transformed. 3 बसें गई थी, बंदूक वाले गए, सब कुछ हमने पहली बार वो सारा नौटंकी देखा। अब गए, और ये जो बारात जो होती थी ना, ये बड़ी
उसके नीचे नखरीली होती थी और 11 बजे तक ये नहीं बताएंगे क्या खाएंगे। 11 बजे पूछेंगे साहब कच्चा खाना खाया जाएगा या पक्का खाना खाया जाएगा, है ना। 11 बजे और 12:30 बजे 1 बजे उनको खाना खाना। अब 3 दिन के बाद बोला बारात 2 दिन और रुकेगी, क्योंकि कुछ मौज मस्ती ज़्यादा हो गई होगी। आई डोंट वांट टू डिस्क्राइब इट, बट व्हाट आई एज अ चाइल्ड रिमेंबर, अब भाई पुराने टाइम थे, आजकल की तरह नहीं कि आपने सजा दिया, है ना, पनीर ये बना दिया और वो मक्खन वाला बना दिया। उस समय तो पुराने थे ना। सब्जियां तो उतनी ही होती थी, पनीर बना दिया। मतलब मिठाई मुझे ध्यान है शकोरे में सजती थी, 7 मिठाई 11 मिठाई अलग अलग। भाई घूम फिर के तो मिठाई वही आएगी, लेकिन जब सब्जियों की बारी आएगी तब भी तो वही आएगी। तो पहले दिन के मुझे याद है, इट वाज मेथी आलू मेथी आलू मेथी आलू मेथी आलू। लास्ट डे इट वाज आलू मेथी आलू मेथी आलू मेथी। But there's a difference. But there's a difference. Yes. Proportion, Yeah. taste, the way aloo was cut, Yeah. the proportion of methi with aloo. Right. And, these are absolutely ingrained memories of my childhood, memory and taste. Thank you very much, and for being Thank patient you with so my much. nonsense. I wish this conversation could continue, but there's paucity of time. We don't have it on much on our hands. But this amazing सफ़र जो जायके का है, और thank you so much Manzila Thapa for sharing your memories, and Sophia Appa and Rajiv sir. It was a very enlightening discussion.